once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to start our unit number 1 from the international relations. So without wasting our time, let's start our video. So our topic number 1 or the unit number 1 from the international relations is the disciplinary history of the international relations. कि ये जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, ये किस तरीके से स्टडी के अंदर आता है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री को हम थोड़ा सा जानेंगे इस वाली यूनिट के अंदर। सो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। तो IR इज़ अबाउट द हाउ कंट्रीज इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन दिस सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी। IR का मतलब होता है कि किस तरीके से अलग अलग कंट्री एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। ये हमें मदद करता है इन स्टडिंग हाउ द ग्लोबल इश्यूज़, किस तरीके से जो पूरे ग्लोबल इशू है वो आपस में कैसे रिलेटेड है और कंट्रीज़ किस तरीके से साथ आकर उनको ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है। और हम इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ IR। हम लोग इसके अंदर डिफरेंट कंट्री के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उनको देखेंगे। WHO और UN किस तरीके से हेल्प करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। और हाउ बिजनेस, किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस ऑपरेट करते हैं, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन में आता है। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन में आती है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि इंटरनेशनल रिलेशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच के अंदर जो भी रिलेशंस हैं, ठीक है, अबाउट द ट्रेड, इकोनॉमी या फिर पीस, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों को लेकर जो रिलेशन होता है जिसके थ्रू वो लोग कनेक्ट हो पाते हैं, उसी को इंटरनेशनल रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अदर देन द स्टेट्स, जब हम अपनी खाली इंडिया की स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एक्सेट्रा की, तो इनके बीच के रिलेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन की बात हो रही है। तो जब अलग अलग कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन की बात होती है, उनके बीच में चेंजेस आते हैं, वो लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का नाम देते हैं। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। काइंडली डू नॉट कंपेयर इंटरनेशनल रिलेशन विद द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के अंदर सिर्फ हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, गुड सर्विसेज के लेन देन की बात किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे थॉट्स, हमारी पीस, हमारा जो भी स्टेबिलिटी कैसे आ रही है हमारी कंट्री में, वो सारी चीज़ें, ये जो टेक्निक्स होती है, ये हम लोग शेयर करते हैं। हम लोग अपनी जो भी चीज़ें बन रही है कंट्री के अंदर, ठीक है, हम अपनी जो कहते हैं ना उसको, सर्विसेज को हम लोग देते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, उनको शो करते हैं, ताकि हाँ भाई हम आपके साथ इस टाइम पे खड़े हैं। तो एक तरीके से जैसे फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, कि आप किसके बुरे वक्त में खड़े हो, ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन कब बनते हैं, जब कोई कंट्री किसी मतलब ऐसे बुरे वक्त में चल रही हो या वॉर चल रहा हो उस कंट्री में और दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करे, तभी इंटरनेशनल रिलेशन हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इंटरनेशनल रिलेशन समझ आएंगे स्टेप इस वाली यूनिट के अंदर आपके। अब अलग, क्योंकि हमारे पेपर में अगर हम राइटर्स के नाम लिख देते हैं तो हमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, हमारे प्रोफेसर सारे यही कहते हैं, ठीक है। सो यस, इट इज़ ट्रू। सो डेफिनेशन ऑफ IR अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स, तो पहला है हायंस मोरिएंथो। ये एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में। इनके जो वर्क हैं वो पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इनकी जो बुक है उसमें मेंशन है। इन्होंने बताया किस तरीके से स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, कि लोग लड़ते हैं पावर और पीस के लिए, ठीक है। ही डिफाइन IR एज द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग स्टेट इन द IR सिस्टम। पूरे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लोग किसके लिए लड़ते हैं, लोग लड़ते हैं पावर के लिए। पावर स्ट्रगल चलता है पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ये इम्फेसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर डायनेमिक्स एंड अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। ये पावर डायनेमिक्स की भी बात करते हैं और किस तरीके से पावर डायनेमिक्स जो है, जो पावर स्ट्रगल है, वो चेंज कर देता है रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि जो लोग हैं, जिस हिसाब से लोगों के पास पावर होगी ना, उस हिसाब से ही जो लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट बनाते हैं। कि ये नहीं है कि USA को अगर इंडिया से कुछ भी मान लो वेपन्स मिल रहे हैं या फिर हमारे यहाँ का जो भी खाने की चीज़ें हैं, मान के चलो, वो हम लोग दूसरी कंट्री में दे रहे हैं, तो जिस कंट्री को हम ये दे रहे हैं ना, उस कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशन होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं और उसी के बदले में वो लोग भी हमको, मान के चलो रशिया है, जैसे रशिया से हम लोग अपने ये खरीदते हैं वेपन्स वगैरह, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें
क्या करती हैं, बहुत हेल्पफुल करती है। और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ना सोचकर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में सोचेंगे, यानी कि आपस में जहाँ हमें फ़ायदा लगेगा ना, हम उस कंट्री में जाकर उनके साथ रिलेशन बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से थॉमस हॉब का हमने लिवाइथन तो पढ़ ही देखा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑफ लिवाइथन के लिए इनको जाना जाता है, जहाँ पर इन्होंने एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर दिया है लिवाइथन की स्टोरी के अंदर, कि एक व्यक्ति है, उसकी हैंड को पावरफुल बोला गया है इस तरीके से। और इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को ऐसा बोला है, द वॉर ऑफ वो ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी कि ये एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी की आपस में एक दूसरे से लड़ाई है, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन करा है। हिज आइडियाज अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताई थी कि जो ह्यूमन बींग है उनकी एक थ्योरी है, ठीक है। एंड द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल अथॉरिटी, और इनका मानना ये था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट के अंदर, अदरवाइज़ वो कंट्री अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाएगी, ठीक है। अभी जो थॉमस हॉब का लिवाइथन था ये थोड़ा जान लेते हैं। इनकी जो बुक थी ये पब्लिश हुई थी 1651 में। हॉब्स ने इंट्रोड्यूस किया था अबाउट द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल साथ में आते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं और अग्री हो जाते हैं टू सरेंडर सम ऑफ देयर फ्रीडम टू अ सॉवरेन अथॉरिटी इन एक्सचेंज ऑफ सोशल एंड सोसाइटी एंड ऑर्डर। इनका मानना ये था कि जितने भी लोग हैं वो सारे आपस में साथ आते हैं और क्या करते हैं, जितनी भी थ्योरीज होती है उनको आपस में रिलेट करते हैं, और अथॉरिटी इन एक्सचेंज फॉर सोसाइटी एंड ऑर्डर, और बदले में उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, 5-6 लोग मिलकर मान लो एक लीडर को चुन रहे हैं, तो वो लीडर हमारे लिए कुछ करेगा, इसलिए तो हम उसको चुन रहे हैं। तो बस यही बता रखा है कि वो जो लीडर होते हैं ना, वो जनता उनको इसलिए चुनती है ताकि बदले में उनको कुछ मिले, ठीक है। तो अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अब ये नहीं कि उनको पैसा दे देंगे कि जी आप हमारे को बचा रहे तो हमें पैसा दे दो, नहीं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी ये इस लिवाइथन की स्टोरी इसमें ये बताया गया है ना कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं टूवर्ड दी सॉवरेन अथॉरिटी, और उसके बदले में वो उनको एक सोसाइटी और एक ऑर्डर देते हैं, ठीक है। एक रूल और एक कानून नियम वगैरह बनाकर देते हैं जिसको हर इंडिविजुअल फॉलो करता है। तो इनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है ये एक्सप्लेन करती है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो रियल नहीं है, कि बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी ही आर्ग्यूड दैट इन दिस स्टेट लाइफ वुड बी पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शुड शॉर्ट ड्यू टू कॉन्स्टेंट फियर एंड कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। इन्होंने बोला कि एक उदाहरण के तौर पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक सोसाइटी है, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो वहाँ पे स्टेट है वहाँ पे की जो लाइफ है बहुत ही पुअर है, नेस्टी है, बड़े ख़राब लोग हैं, एनार्की फैली हुई है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उनको बचाने के लिए, और हर जगह पे फियर और कंपटीशन है, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे को मारने के पीछे तुला हुआ है, ठीक है। रिसोर्सेज छीनने के पीछे तुला हुआ है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए ही थॉमस हॉब्स कहते हैं कि वी नीड अ सेंट्रल अथॉरिटी जो क्या करे, इन सारी चीज़ों की देखभाल करे। तो ये इसमें बात की गई थी, ठीक है। सो इन लिवाइथन हॉब्स एडवोकेट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो सेंट्रल अथॉरिटी की बात करते जो क्या करे, पीस को मेंटेन करे, और जितनी भी एनार्की ब्रिटिश सिस्टम आ रखा है, ठीक है, और शॉर्ट और टेम्पर्ड और फियर है सोसाइटी के अंदर, पुअर और नेस्टी सिचुएशन है, इसके चलते क्या किया जाए, एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी जाए जो क्या करे, इन सभी चीज़ों की देखभाल करे, रूल रेगुलेशन बनाए और उसके हिसाब से फिर काम वगैरह करे। तो ये इंपॉर्टेंट आता है हमारा थॉमस हॉब का लिवाइथन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है। उसी तरीके से केनेथ वॉल्स ने भी बोला है, ही इज़ नोन फॉर हिज न्यू रियलिस्ट थ्योरी के बारे में बोलते हैं ऑफ द IRS। ये न्यू रियलिज्म हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इनकी बुक थी, इनकी थ्योरी जिसमें दी इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वॉल्ट ने डिफाइन किया है IR को एज फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन विच स्टेट्स आर द क्रूशियल एक्टर्स बट नॉट नेसेसरी द ओनली वन। इन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हर एक कंट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक कंट्री उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। जितना USA इंपॉर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है रशिया के आई मीन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, एंड इन विच इंटरेक्शन बिटवीन दैम टेक प्लेस विद द फ्रेमवर्क ऑफ अनार्की, और जिनके अंदर इंटरेक्शन तब टेक प्लेस होता है विद द फ्रेमवर्क ऑफ अनार्की,
अनार्की जब फैल जाती है ना, तो क्या होता है, हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी आ जाती है तो वो क्या करती है, रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है जनता के बीच में, ताकि क्या हो, जनता जो है वो अपने जो स्टेट है उसकी जो विचार है, उनके थॉट्स को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये था। अब आई के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, दैट IR आर नॉट जस्ट अबाउट करंट इवेंट और इंडिविजुअल कंट्रीज, बट इनकम्पासेस इंटरेक्शन बिटवीन, जैसा मैंने बताया, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोगों और अलग अलग नेशंस के बीच में इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, IR कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट डिवाइड, सेपरेट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गवर्नड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। जो कॉन्सेप्ट था ग्रेट डिवाइड का, वो क्या करता है, पहला है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गवर्न बाय सेंट्रल अथॉरिटी, कि हमें ये पता है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज होती है, यानी कि जो एक देश की खुद की अपनी पॉलिसीज होती है, वो गवर्न कौन करता है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी गवर्न करती है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, जो हमारी क्या करती है, दिल्ली से हमारी पूरे इंडिया की स्टेट को गवर्न करती है। ठीक है, ओवरऑल इट प्रोवाइड नॉर्मेटिव एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन गोइंग बियॉन्ड द सरफेस ऑफ इवेंट टू अंडरस्टैंड देयर डीपर इम्प्लीकेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इनके डीपर इम्प्लीकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आपको समझना है आईआर की, तो एक एग्जांपल के तौर पर ग्रीशियो है एक, ये भी एक व्यक्ति, इन्होंने एक ही सेड आईआर इज नॉट जस्ट अ थ्योरी बट इट इज़ द थिंग दैट वी सी इन अवर सराउंडिंग। इनका ये मानना था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, ये ऐसा नहीं है कुछ कि ये कोई थ्योरी है, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन है वो अलग अलग कंट्रीज से आता है। ठीक है, तो कोई कंट्री, साउथ कोरिया में उसका प्रोसेसर बना, जापान के अंदर टच स्क्रीन बनी, तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है, इंटरकनेक्टेडनेस बता रही है ना, कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के बीच में कनेक्टेड हैं वो आपस में, इंटरकनेक्टेड हैं। तभी तो जो हमारी ग्लोबलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, जब कंट्रीज के बीच में जब तक इंटरनेशनल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक वो ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब तक आपकी आपके चाचा मामा से नहीं बनती होगी तब तक आपको राखी या भाई दूज पे गिफ्ट नहीं मिलेंगे। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बनाओगे तब तक आपकी ग्लोबलाइजेशन है वो नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईआर। आईआर के बेनिफिट्स क्या है, देखो, ये इंटरकनेक्टेडनेस बनाता है, ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज करता है। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को स्टैब्लिश करता है। बट बेनिफिट्स के साथ साथ इसकी डार्कर साइड भी देखने को मिलती है आपको, जैसे कि 9/11 जो अभी आपका हुआ था। ठीक है, जो 9/11 हमारा मतलब हमला हुआ था ना, जैसे वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, 26/11 तो आपका इंडिया के अंदर हुआ था, ताज होटल पर। ठीक है, उसी तरीके से 9/11 उसमें हुआ था आपका यूनाइटेड USA में हुआ था। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन एग्जाम्पल, फ्रांस एंड जर्मनी वंस वट वॉज अ बिटर एनिमी बट नाउ दे कोलेबरेट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री विद EU। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन, आपने 12th में पढ़ा होगा ये। तो पहले के टाइम पे फ्रांस और जर्मनी की कितनी लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है, बिटर एनिमी थे, बट नाउ आज के टाइम पे ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मिलिट्री हो, सब लोग आपस में आ गए हैं और EU के साथ इनके अच्छे रिलेशन बन गए हैं। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, EU के बारे में आपको बताऊंगी अभी। अब आईआर एक्टर, इंटरनेशनल रिलेशन के एक्टर्स को आप कौन कौन, ये एक्टर क्या है, ये एक्टर वर्ड क्या है एक्चुअल में, तो इंडिविजुअल लीडर, स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज। एक इंडिविजुअल लीडर किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री और कोई भी नॉन स्टेट एंटिटी, यानी कि अदर देन उस स्टेट के अलावा, यानी कि इंडिया के अलावा जो USA या रशिया भी है, ये भी क्या है, एक इंडिविजुअल एंटिटी है। ठीक है, तो इनकी बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल एक्टर्स बोला जाता है इनको। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका लेवल ऑफ एनालिसिस, इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल। ये 3 लेवल होते हैं आपकी इसकी थ्योरी में। तो वो होते हैं आपके इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इतना इंट्रोडक्शन इसका। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आर आईआर एज अ डिसिप्लिन, ये मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में चालू करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ द यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड यस वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद दिस टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।